बताओ आपके पास ये है क्या कैप्लन का मटेरियल? सर मेरे पास न्यू एडिशन नहीं है इसका। कोई बात नहीं, कौन सा एडिशन है? 17-18 है। अच्छा, अभी आप ना फोन करना ऑफिस में, तो आपको एक लिंक बताएंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? लेटेस्ट मटेरियल है उसमें, समझ आ गई? ठीक है सर। क्योंकि वो बहुत पुराना है जो आपके पास है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा लेटेस्ट वाला लेना है। तो लेटेस्ट वाला आपको परचेज नहीं करना, आप फोन करना ऑफिस में, आपको लिंक बता देंगे, वकाल को भी बता रहे हैं, तो आप दोनों वहां से डाउनलोड करके हार्ड कॉपी निकलवा लेना, ठीक है जी? सर ओके मेरे सर। पास मुझे मिल गया है सर, चलो ऑफिस बस, से मुझे। अभी इनको भी मिल जाएगा, तो आप भी फोन कर व्हाट्सएप कर देना अभी बीच में, है ना? ओके सर। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और इसमें था इन्वेंटरी कंट्रोल। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर 7, बिल्कुल चैप्टर 7 हमने कवर कर दिया, और वो मैंने लेक्चर्स लाइव अपलोड भी किए हुए यूट्यूब में, आप वहां से भी देख सकते हो, और जो लाइव लेक्चर्स मैंने लिए वो भी अपलोड कर दिए, उनको भी देख सकते हो हमारे चैनल से, ठीक है? वैसे आपको रिकॉर्डेड में भी मिलेगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नाउ द चैप्टर इज, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका मतलब आई वांट टू मैनेज वर्किंग कैपिटल, it means I want to manage, I can only manage working capital if I can manage current assets and current liabilities. So I can only manage current assets if I can manage inventory, if I can manage accounts receivable, if I can manage cash. तो हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी कंट्रोल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। तो मेरे को अलग अलग चैप्टर्स भी कराने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में इन्वेंटरी स्टार्ट किया था। तो मैं आगे चला, मैंने क्या बताया था वो बताने जा रहा हूं आप। इन द लास्ट लेक्चर, वर्किंग कैपिटल, when I say working capital and when I say inventory control, I have prepared a flow chart. मैंने लास्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट बनाया था, रिकॉर्डेड में मिलेगा, लाइव में हमने अपलोड कर दिया होगा। तो जब मैं बात करता हूँ इन्वेंटरी कंट्रोल की, तो बेसिकली आई हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मुझे 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। हाउ मच इन्वेंटरी इज टू बी परचेज्ड, हाउ मच इन्वेंटरी इज टू बी परचेज्ड, इन्वेंटरी हमें कितनी खरीदनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज when we should buy inventory, हमें इन्वेंटरी कब खरीदनी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज how to maintain inventory accounting system, ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक बड़ा अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्लो चार्ट मैंने 3 ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, विच यू हैव टू आंसर, जो आपको ये 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
as the name indicates, economic order quantity. It means that quantity, if purchased, अगर वो वाली क्वांटिटी हम खरीद लें, if purchased, then my inventory cost will be minimized. The quantity if purchased, अगर वो क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं तो उसमें मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, इज नेम्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इज नेम्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. रितु आपके लिए कर रहा हूं मैं रिपीट, आप जल्दी से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? सर नोट कर रही हूँ. हाँ, और अभी हमने जो लास्ट कल लेक्चर लिया था उसको हमने अपलोड कर दिया, तो आप उसको अभी लेक्चर खत्म होने के बाद यूट्यूब पे भी देखना. अच्छा, ओके सर. ये मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा समझाया था. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जिसको खरीदा जाए तो आपकी कॉस्ट सबसे कम लगती है. अब सवाल आता है इन्वेंट्री कॉस्ट होती क्या है? ये लिखा मैंने इन्वेंट्री कॉस्ट. तो नीचे लिखो इन्वेंट्री कॉस्ट. ये जो है ना इन्वेंट्री कॉस्ट, इसमें तीन चीजें आती हैं. इन्वेंट्री कॉस्ट कॉम्पोजिट ऑफ थ्री थिंग्स. अगर हम ये तीनों बातें ऐड कर दें तो हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी. एक तो होती है परचेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को खरीदने की कीमत. दूसरी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसको ऑर्डर करने की कीमत, कॉस्ट इनकर्ड फॉर ऑर्डरिंग दैट इन्वेंट्री. और थर्ड होती है होल्डिंग कॉस्ट, उसको होल्ड करने की वैल्यू, कॉस्ट. मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? मेरी आ रही है आवाज? सर. अच्छा, तो पहले आप सभी फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिख लें. ऋतु आप लिख लें और फिर नीचे घड़ा बनाएं और इन्वेंट्री कॉस्ट से तीन बातें निकालें. पहली परचेज कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और थर्ड होल्डिंग कॉस्ट. मैंने लास्ट लेक्चर में इन तीनों को एक्सप्लेन करने की बातें की थी. मैंने कहा था जी परचेज कॉस्ट किसको बोलते हैं? कॉस्ट इनकर्ड फॉर परचेजिंग इन्वेंटरी. इन्वेंटरी को खरीदने की कॉस्ट जो लगती है, इट इज फिक्स्ड इन नेचर. फिक्स कॉस्ट होती है जी, ज्यादातर देखा गया है कि फिक्स कॉस्ट इन नेचर है. परचेज कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड फॉर परचेजिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट इनकर्ड फॉर परचेजिंग इन्वेंटरी. इट इज फिक्स्ड इन नेचर. इट इज फिक्स्ड इन नेचर. ऋतु लिखा आपने यहां तक? यस सर. बकार जी आपने लिख रहे हो नहीं लिख रहे आज? आप तो वैसे कल लिख लिख रहा चुके हो, फिर भी कोई बात नहीं. Yes. कल आपको लिखवाया था, फिर भी लिखना है, लिख सकते हैं. ऑर्डरिंग कॉस्ट, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ऑर्डरिंग, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ऑर्डरिंग द इन्वेंटरी. इन्वेंटरी को ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है इज नेम्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप जब कुछ ऑर्डर करते हो, जैसे वेजिटेबल मार्केट में गए
वहां पर जाने की कॉस्ट, तो इसको बोलते हैं कन्वेंस कॉस्ट। कन्वेंस कॉस्ट। टेंडर कॉस्ट, टेलीफोन कॉस्ट, जो भी, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में वेरी करती है। तो नीचे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखो जी रितु फटाफट लिखो। ऑर्डरिंग कॉस्ट, द कॉस्ट इंकर्ड फॉर ऑर्डरिंग द इन्वेंटरी इज नेम्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर मैंने लिखा ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरिएबल इन नेचर। इट डिपेंड्स अपॉन number of orders, it depends upon number of orders। ऐसे मैं अगर इसको ग्राफिकली बनाना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर मैं एक्स एक्सिस में ले लूं और वाई एक्सिस में ऑर्डरिंग कॉस्ट ले लूं, तो अगर एक ऑर्डर करेंगे तो इतनी कॉस्ट लगेगी, दो ऑर्डर करेंगे तो इतनी कॉस्ट लगेगी। इट मीन मैंने एक ऑर्डर किया, दो किए, तीन किए, चार किए, मान लेते हैं एक ऑर्डर में 50 रुपए लगते हैं, तो 50, 100, 150, 200। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट कम में लगेगी। धीरे धीरे जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इट मीन्स मोर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, more will be the ordering cost. More the number of orders, more will be the ordering cost. So it is variable। प्रकार साहब ने लिख लो, मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया, वेरिएबल इन नेचर। ऋतु लिख रहे हो? Yes, sir. ये लॉजिकली बात समझ आई है? मैंने कल का पूरा लेक्चर लगाया था इस बात को समझाने में कि आप जितनी बार मार्केट जाओगे आपको उतनी बार बैटरी रिक्शा के पैसे देने पड़ेंगे, आपको उतनी बार ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो जितनी बार आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स करते हो उतनी बार आपको कॉस्ट इंक्रीज होगी। और ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? नंबर ऑफ ऑर्डर से। इसलिए इसका नाम डाल दिया वेरिएबल कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? हमने एक साल में कितने करने हैं और क्वांटिटी ऑर्डर्ड एनुअल हमें कितने चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, न्यूमरेटर में लिख दिया। उस इन्वेंट्री की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो पहले, जैसे सपोज करते हैं मैंने जो लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि आपको 12,000 यूनिट्स चाहिए और कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 100 रुपए है।
आपने निकालना तीनों सभी बच्चों ने। मैंने यहां पे लिखा, मैंने लिखा क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर। यहां पे दूसरा कॉलम बनाया नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और थर्ड कॉलम बनाया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऋतु लिख रहे हो बेटे? नहीं बोल रहे। सर नोट कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, हिम्मत करनी है बेटा, लाइफ में तभी आगे बढ़ेंगे। ये मैंने पहला कॉलम आपके लिए बनाया, सारा आपने भरना है, कैलकुलेटर बाहर निकाल लो। फर्स्ट कॉलम है क्वांटिटी ऑर्डर्ड, वकार साहब आप भी करना, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। मान लेते हैं हम 12,000 खरीदने हैं और 12,000 एक साथ ही खरीद लेते हैं, तो कितनी बार ऑर्डर करोगे? कितनी बार करोगे? सर वो एक टाइम सर। तो ये कैसे आया? 12,000 अपॉन 12,000। बारह हजार ऑर्डर करने हैं लेकिन 6,000 करके कर रहे हो, तो कितने ऑर्डर करोगे? दो। 12,000 ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन 4,000 करके खरीद रहे हो, तो कितनी बार ऑर्डर करोगे? तीन। 12,000 ऑर्डर करने हैं, आप 3,000 करके खरीद रहे हो, तो कितनी बार ऑर्डर करोगे? चार। पर एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना बताया है? 100 रुपीज। तो बताओ जी, 1 × 100, 2 × 100, 3 × 100, 4 × 100। ये आराम से आप निकाल रहे हैं 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज एंड 400 रुपीज। ये आपके सामने कॉस्ट आ गई जी। ये आ गई एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये आ गई जी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। आराम से देखो, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 400 रुपीज। अब आप देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो इसको अगर आप ग्राफ बनाना शुरू करो तो कैसे आएगा? तो इट इज अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं आ गया जी थर्ड पॉइंट में, थर्ड कॉस्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया कि इन्वेंटरी कॉस्ट में 3 टोटल कॉस्ट होती हैं। एक होती है परचेज कॉस्ट, सेकंड होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब मुझे तीसरी बतानी है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था। होल्डिंग के बड़े सारे नाम है जी, जैसे कैरिंग कॉस्ट, और इंटरेस्ट कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, और इसका एक और नाम है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप वेन एवर यू परचेज सम इन्वेंटरी, आप जब इन्वेंटरी खरीदते हो तो उस इन्वेंटरी को परचेज करने में आपकी इन्वेस्टमेंट इनकर होती है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ ना कुछ, यू हैव टू इन्वेस्ट। और जब आप इन्वेस्ट करते हो
तो वो पैसे ब्लॉक हो जाते हैं जो आपने पैसे इन्वेंट्री में लगाए। सपोज करते हैं कि आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी इन्वेंट्री को परचेज करने में, बिकॉज आपको कुछ यूनिट्स खरीदने थे, आपने खरीदे और 1 लाख रुपए ब्लॉक कर दी। अब आप सोच रहे हो कि इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड दिस 1 लाख इन HDFC, अगर मैंने HDFC के फिक्स डिपॉजिट में ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपको 10% का ब्याज मिल रहा होता, बट अभी नहीं मिल रहा क्योंकि आपने वो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर दिए। इट मींस वो जो 10,000 रुपए आपके लूज हो गए, लॉस्ट हो गए, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। वो जो 10,000 रुपीज ब्लॉक हो गए, 1 लाख रुपीज, उसके ऊपर इंटरेस्ट, जैसे आप एसी से कर रहे हो, जैसे ऋतु जॉब कर रही है। अब ऋतु जॉब कर रही है, अज्यूम करते हैं खाली एसी से करते हैं, जॉब नहीं कर रहे, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बट अगर आप जॉब करो एसीसी के साथ तो आपको जॉब के पैसे भी मिलेंगे। बट सपोजिंगली आपने छोड़ दी जॉब, वर्क फ्रॉम होम से नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया, बट आपने जॉब ही छोड़ दी क्योंकि आपको मेन F9 देना था। इट मीन जो पैसे आपको सैलरी में मिल सकते थे वो अब नहीं मिलेंगे, इसलिए इट इज नेम्ड एज अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इसके एग्जांपल लिखो। एग्जांपल क्या क्या होते हैं? एग्जांपल ऑफ होल्डिंग कॉस्ट लिखो, इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, क्योंकि आपको वो इन्वेंट्री इंश्योर करके रखनी है तो उसकी इंश्योरेंस कराओगे। ब्रेकेज, ब्रेक डाउन कॉस्ट, थोड़ी सी इन्वेंट्री टूट भी जाएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ब्रेक डाउन कॉस्ट, ये सारे एग्जांपल्स हैं होल्डिंग कॉस्ट के जी। अब मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। आज तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा इसी में टाइम लगता जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला का लॉजिक डिराइव किया था जो विलियम जे बाउमल ने निकाला था, 2ACA अपॉन CH। यहां पर ए का मतलब लिख लें एनुअल रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन, कुछ भी। CA का मतलब लिख लें कॉस्ट पर ऑर्डर। CH का मीनिंग लिख लें होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऋतु लिख रहे हो? Yes, sir. ये अब लास्ट लेक्चर में ना, मैंने कल के लेक्चर में उसको प्रूफ किया था कि ये आया कैसे फॉर्मूला, तो अभी प्रूफ तो नहीं कर रहा। अभी आप फॉर्मूला लिखो, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मनीषा आप ये बताओ कल के क्लास में क्यों नहीं थे आप? मनीषा, एक्चुअली सर मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। अच्छा आपको पेपर कब देना मनीषा? दिसंबर में। अच्छा आपका नॉलेज लेवल एग्जाम था क्या?
यस सर। अच्छा, ठीक है। अब कल के लेक्चर में हमने ये करवाया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चैप्टर 8 शुरू कर दिया था। तो अभी वो हमने ऑलरेडी लाइव में उसमें यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया है, तो अभी उसको देखना आप। अभी पहले ये समझ लो, पहले ये क्वेश्चन करके दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन ओके सर। सभी बच्चे करके दिखा रहे हैं, ये वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। ऋतु आप भी करो, मनीषा आप भी करो, वकार एक बार आप भी करो। ओके सर। सर
हाँ जी, कहा क्या? अरे क्वेश्चन किया क्या बेटे? हेलो हेलो, जी सर। क्या क्वेश्चन किया आपने? सर कर रहे हैं सर। इतनी देर लगाई। अ कंपनी requires 1000 units of material X per month. मनीषा और ऋतु ध्यान से सुनना। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज $30. Regardless of the size of the order, the holding cost is 2.80 per unit per year. आपको कैलकुलेट क्या करना है कि 400 यूनिट ऑर्डर करें, अगर 500 करें, 600 करके करें, तो कौन सा ज्यादा बेटर है, और फिर फॉर्मूले की मदद से भी करना है। तो ऋतु आप ट्राई कर रहे हो क्या? यस सर, कर रही हूँ। देखो एनुअल रिक्वायरमेंट यहां पर, वैसे मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी बताया, लास्ट लेक्चर में लॉजिक बताया था। लॉजिक तो नहीं बताया आज मैंने, लेकिन आज फॉर्मूला तो बताया मैंने कहा जी फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह से होता है, 2ACA/CH। ए का मतलब क्या है? ए, ये लिखा हुआ है ए, हमने ए बोला, इन्होंने डी बोला। एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट, कि एक साल में कितनी रिक्वायरमेंट है, ये हमने सीए बोला, इन्होंने सीओ बोल दिया। कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट है, फिर होल्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट इन 1 ईयर। अब देखो ये 1000 यूनिट एक महीने के दिए हुए, तो 12 महीने के कितने होंगे? कोई बच्चा बता सकता है 12 महीने के कितने होंगे? एक महीने में अगर 1000 यूनिट कंज्यूम करते हो, तो 12 महीने में कितने कंज्यूम करोगे? 12,000। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। हाँ सर। यस सर। और सर मेरा सर 500 सर आंसर आ रहा, 500 यूनिट पर ऑर्डर सर। अभी देख रहे, बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छी बात मेरा है। भी वकार साहब ने 500 ही आ 500, रहा है। कितनी अच्छी बात है। मनीषा बोल रहे हैं आप? ऋतु, बहुत अच्छी बात है। 2 इंटू 12,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2.8 अंडर द रूट। चेक करो जी, आंसर आंसर कितने? 500। अभी चेक कर लेते हैं, इसके लास्ट में आंसर दिया होता है। कैप्लॉन से कर रहे हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट है इस समय कैप्लॉन। कैप्लॉन का लेटेस्ट मटेरियल आपके सामने, ये देखो, ये किया अभी। अभी हम ये बना रहे हैं, ये 500 यूनिट अभी बनाएंगे, लेकिन आप ये देखो, आपने ये 500 निकाला, खुशी है, बधाई है आपको। आपने 500 बिल्कुल ठीक निकाला है, बधाई। चलो अब आपको टेबलर फॉर्म से भी करना है कि अगर हम 400 यूनिट ऑर्डर करें, 500 करके करें और 600 करके करें, तो कितना आएगा वो देख लेंगे। पहले बताओ 500 सबको समझ आ गया? 500 यूनिट्स। जी सर। चलो ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 2 भी करके दिखाओ। 2 भी करके दिखाएं? हाँ, 2 भी करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन पढ़ो, करो। ईओक्यू पेपर में बार बार आ रहा है, ईओक्यू पढ़ो जरा। ऋतु मैडम मेरा क्वेश्चन को पढ़ो मेरे सामने, सब बच्चे सुनेंगे, क्वेश्चन को पढ़ो।
monthly demand for a product is 10,000 unit. The purchase price is 10 per unit, and the company cost of finance is 15% per year. Warehouse storage cost per unit per year are 2 per unit. The supplier charges $200 per order for delivery. बहुत ही बढ़िया. कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आराम से भी करना नहीं, पहले सुनना जरा ध्यान से. आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है. आपको पता है इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. अभी अभी देखा आपने, जिसको मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. इसकी फुल फॉर्म भी पता है. ए का मतलब होता है एनुअल, लेकिन यहां पे दिया हुआ मंथली. तो बताओ एनुअल कितना होगा? अगर मंथली इतना है तो एनुअल कितना होगा? बोलो ना. 1,20,000 यूनिट्स. 2 इंटू 1,20,000 इंटू 200. ये देखो, ये दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर. कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन. अब आपको लेना है सीएच. सीएच क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम. एक यूनिट के ऊपर. आप बताओ आपको बैंक से कितने पैसे मिल जाते हैं अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं 15%, और आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए एक यूनिट में? 10 रुपए, क्योंकि एक यूनिट की परचेज प्राइस 10 रुपए है. तो ये आ गया 1.50. जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितने बच्चे के निकाल पाए? आंसर बताओ. मनीषा, आप आंसर बताओगे मेरे को? मैं वेट कर रहा हूं. मनीषा, मनीषा. देखो मनीषा ने क्लास ही छोड़ दी मेरे को लग रहा है. कहाँ हो मनीषा? मनीषा, यही हो सर. तो आप बोलते नहीं. मैं इतनी देर से पूछता जा रहा हूँ मनीषा मनीषा कर रहा हूँ. गला दर्द सर होने मेरे को आ गया. सर मेरे क्लियर नहीं हो पा रहा ये. अब क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर किया नहीं ना, उसमें एक्सप्लेन किया था. आप ये बताओ इसमें Yes, क्या sir. चीज क्लियर नहीं हुई वो बताता हूँ. ये क्या चीज समझ नहीं आ रही है बताओ. ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना. अच्छा, ये 2 तो समझ आ गया. यस सर. ये ए का मतलब क्या है? ए का मतलब एनुअल. एनुअल कंजम्पशन. तो बताओ एक महीने में 10,000 यूनिट कंज्यूम करते हो, तो 12 महीने Yes, में sir. कितने करोगे? 1,20,000. तो ये आ गया 1,20,000. यस सर. एक बार ऑर्डर करते हो तो कितने पैसे लगते हैं? लिखा ना, द सप्लायर चार्जेस 200 पर ऑर्डर. एक बार ऑर्डर करने के 200 रुपए लगते हैं. यस सर. तो ये 200 रुपए आ गया. यस सर. उसके बाद मुझे होल्डिंग कॉस्ट देखनी है. होल्डिंग 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 सीएच. ये कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट रेट इनटू परचेज प्राइस. इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 15% का, और Yes, 10 sir. रुपए परचेज प्राइस है. तो बताओ क्या ये आया 1.5 रुपए या 1.50 डॉलर्स? यस सर. करो, सॉल्व करो जरा और करके दिखाओ. मैं तब तक आंसर बताता हूँ.
सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करो। सर मेरा सर 5656 आ रहा है सर, कितना? 5656 सर, 0.85। नहीं, आंसर तो देखो ये रहा आपके सामने निकाल दिया 3703। किसी का आ रहा है 3703? सर इसमें स्टोरेज कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं करी। अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट भी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती है। तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट 2 रुपए की और ऐड कर लो। यहाँ पे 1.5 रुपए था, स्टोरेज कॉस्ट 2 रुपए की दी हुई है, तो 3.5 रुपए कर लो भाई साहब, मेरी गलती है, मैंने नहीं बताया। तो अब सॉल्व करो। 2 इंटू 1,20,000 इंटू 200 अपॉन 3.5 से करेंगे, 1.5 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट भी आती है, स्टोरेज कॉस्ट भी आती है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी आती है, ब्रेकडाउन कॉस्ट भी आती है, जो है सब ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, अब सॉल्व करो और बताओ क्या ये 3,703 आ रहा है जो कैप्लॉन में दिया है? नहीं बता रहे। कितने बच्चों का आ गया 3,703? कितने बच्चों हैं ईमानदार बच्चे जो कर रहे हैं? आ गया सर आंसर। अब इसका मतलब कौन सा बच्चा बताएगा ये 3,703 का मतलब क्या है? आंसर तो चलो आ गया, क्या मीनिंग समझ आया? इफ इन वन ऑर्डर 3,703 units are ordered, are purchased, then inventory cost will be minimized। तो इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। क्या ये लॉजिकली सबको दिख रहा है, पता चल रहा है? नहीं बोल रहे, बोलो ना। जी सर। चलो आगे लिखो। अब रितु आपको समझ आया बेटे? यस सर। अब लिखो जी। सर अब क्या लिखना है? अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हमें 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मच टू परचेज। ये कौन बताएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताएगी, जिसका फॉर्मूले का लॉजिक मैंने कल बताया था, लेकिन फॉर्मूला तो आपको सबको समझ आ गया। 2ACA अपॉन CH अंडर द रूट। सेकंड है व्हेन वी शुड बाय। अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, हमें खरीदना कब है? आप दूध कब लेने जाते हो, कितने दिनों में लेने जाते हो? फ्रूट्स घर के लिए कितने दिनों में लेने जाते हो? क्या हर रोज, हर दिन, हर समय दूध या फ्रूट्स लेने जाते हो? नहीं। इट मीन्स व्हेन टू बाय। तो व्हेन टू बाय का एक दूसरा नाम है री ऑर्डर लेवल। व्हेन टू बाय, कब खरीदें, उसका नाम है री ऑर्डर लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो लिखो जी, री ऑर्डर लेवल का मीनिंग लिखो सब बच्चे, आज करा रहा हूं ये।
अभी तक तो कल वाला ही बताया था, रीऑर्डर लेवल, दैट लेवल ऑफ इन्वेंटरी, that level of inventory, at which we should order again. मतलब कितने यूनिट्स रह जाएं, इसको अगर हिंदी में समझना हो, कितने यूनिट्स बच जाएं, सो दैट कितने यूनिट्स बच जाएं स्टोर्स में कि आप ऑर्डर कर दें। मतलब आपके घर में मिल्क कितना रह जाए कि आप दोबारा से मिल्क खरीद लें, आपके घर में मैंगोज फ्रूट्स कितने रह जाएं कि दोबारा परचेज कर लें। आप मुझे बताइए लॉजिकली क्या फॉर्मूला होगा, हम बनाते हैं, आप सोच के बताना, एग्जांपल दे रहा हूं, आप सोचना और मुझे बताना। सपोज कर रहे हैं कंजम्पशन पर डे, एक दिन में 100 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, कंजम्पशन पर डे 100 यूनिट्स। कंजम्पशन पर डे 100 यूनिट्स, और दूसरा लिखा मैंने लीड टाइम। कौन सा बच्चा बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? लीड टाइम 9 डेज। क्या उनका बच्चा बताएगा कि लीड टाइम का मतलब ये होता है सर? मतलब आज जैसे जोमेटो में आप ऑर्डर करते हो तो जोमेटो वाले क्या कहते हैं जी, आधे घंटे में हम आपको सामान दे देंगे। इसका मतलब हाफ आवर इज द लीड टाइम। मतलब आपने कौन सी डेट में ऑर्डर प्लेस किया, डेट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, और यहां पे लिख रहे हैं डेट ऑफ रिसीविंग गुड्स। इन दोनों के बीच में जो समय है, मैं समय हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं, ये जो दोनों के बीच में समय है उसका नाम है लीड टाइम। आप बताओ जी, अगर ये दो इंफॉर्मेशन आपको दूं और आपसे पूछूं व्हाट, या आपसे पूछूं एट विच लेवल, या ऐसा समझ लें व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, ऐसा समझ लें, बड़ा सिंपल सा पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज री ऑर्डर लेवल। मनीषा क्वेश्चन लिखो, आपसे पूछूंगा। बड़ा सिंपल है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, दिमाग लगाना है, दिमाग। एक दिन में 5 चपाती खाते हो, भाई बिल्कुल माइंड यूज करना, कोई मुश्किल है नहीं। एक दिन में 100 यूनिट्स कंज्यूम करते हो फैक्ट्री में, और आज आप ऑर्डर करो तो 9 दिन के बाद सामान आएगा आपके पास घर से। सप्लायर टाइम लगाएगा आने में, कानपुर से सामान आएगा, आप दिल्ली रहते हो, तो कितने यूनिट रह जाएं आपके पास कि आप दोबारा ऑर्डर कर दो, सो दैट आपका सामान खत्म ना हो पूरा। क्योंकि सामान अगर खत्म हो गया तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट, आपको स्टॉक आउट कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेबरर्स को पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने यूनिट्स रह जाएं कि आप दोबारा से ऑर्डर कर दो, उसी का नाम है री ऑर्डर लेवल। उसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल, उसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। मनीषा बताओ कितने यूनिट्स रह जाएं कि दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए? ऋतु आप भी बताओ। Sir, 900. भाई एक दिन में 100 यूनिट है और 9 दिन लगते हैं। इसका मतलब अगर आपके घर में
900 यूनिट रह गए, है ना, अगर आपके पास 900 यूनिट्स रह गए तो मेरे दोस्त आपको ऑर्डर कर देना चाहिए 900 यूनिट्स में। क्यों? जैसे मान लेते हैं 900 यूनिट्स हैं, तो धीरे 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 ये कम होंगे। ये पहले दिन 800 हो गए, फिर 700, फिर 600, और 0 पहुंचते समय ही आपके पास दूसरा ऑर्डर आ जाएगा, फिर 900 हो गए, फिर खत्म हो गए, फिर 900 हो गए। इट मींस रितु मैडम ने जाने पहचाने में एक फॉर्मूला यूज कर दिया, उसका नाम है लीड टाइम डिमांड। क्या मतलब? लीड टाइम डिमांड का मतलब क्या? कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। क्या मतलब हुआ? अगर कंजम्पशन डेज में दी है तो लीड टाइम भी डेज में। अगर ये वीक्स में दिया है, मतलब ये घोड़े हैं तो ये भी घोड़े होने चाहिए, वो गधे हैं तो ये भी गधे होने चाहिए। कभी आएगा गधे इंटू गधे, घोड़े इंटू घोड़े? इट इज लीड टाइम डिमांड। तो एक फॉर्मूला बन गया, इसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। आज के बाद एक फॉर्मूला बन गया वकार साहब, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बन गया वकार साहब, लीड टाइम इनटू कंजम्पशन। बोलो वकार साहब, समझ आया? जी सर। अगर ये टाइम और डेज है तो डेज, वीक्स है तो वीक्स। तो एक फॉर्मूला आपने खुद लॉजिकली बना डाला। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। ये क्या लिखा है वकार साहब, जरा पढ़िए क्या लिखा है ये। Okay, calculating the reorder level. बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां देखो क्या लिखा है, हैविंग डिमांड हाउ मच इन्वेंट्री टू ऑर्डर। ये तो पता चल गया क्योंकि हमने ईओक्यू निकाल लिया। वो कहता था नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हेन टू बाय, व्हेन टू रीऑर्डर, कब दोबारा ऑर्डर करें। चलो पहला क्वेश्चन, मनीषा ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 नंबर जरा पढ़ के दिखाओ, पढ़ो। कहां चली गई मनीषा? ए मनीषा, यस सर। पढ़ो ना क्वेश्चन, गायब ही हो गए आप। मेरा मन छोटा हो गया, मैंने कहा मनीषा क्लास छोड़ गई। मेरा मन छोटा मत नहीं करो, सर। मन छोटा मत करो बेटा। क्या लिखा है? यूजिंग द डाटा फॉर डब्ल्यू assume the company adopts EOQ and now it takes in 2 weeks। क्या लिखा है? 2 weeks for an order to be delivered। ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम, वो कहता 2 हफ्ते लग जाएंगे सामान आने में, ऑर्डर करने में। हाउ फ्रीक्वेंटली विल द कंपनी प्लेसेस एन ऑर्डर, मतलब व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहिए। How frequently will the company place an order? How much inventory will have on hand and order is placed? अब ये डाटा ऊपर वाले का यूज किया है इसने, तो मैं जरा ऊपर जा रहा हूं, डब्ल्यू एंड कंपनी। ये रहा, तो अभी इसमें एक पॉइंट है, अभी बता रहा हूं। पहले इसको पढ़ो, ये पढ़ना जरा। ऋतु इसको पढ़ना जरा, ये वाला पैराग्राफ।
फिर क्वेश्चन करेंगे, पढ़ना जरा। When lead time and demand are known with certainty, the order level is equal to demand during lead time. Where there is a steady and optimum level of buffer inventory be found. This बहुत depends बढ़िया, on the बहुत ही बढ़िया। variety of demand, cost of holding inventory, and cost of stockouts. ठीक है, अभी बता रहा हूं। अब देखो मैडम ने पढ़ा है, यहां लिखा व्हेन लीड टाइम एंड डिमांड आर नोन। जैसे मैंने अभी अभी कहा, आपको लीड टाइम भी पता है और डिमांड भी पता है। देन रीऑर्डर लेवल, इसका नाम है पूरा क्या, री ऑर्डर लेवल। जैसे आपका घर का नाम है बंटी, बबली, बाहर का नाम है रितु, ऐसे इसका घर का नाम है ROL। क्या है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। मतलब डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब क्या, लीड टाइम इनटू डिमांड। अब यूनिट्स दोनों के सेम होने चाहिए, डिमांड के और लीड टाइम के। ऑप्टिमम लेवल ये देख लेंगे, ठीक है। पहले बताओ यहां तक समझ आया क्या, बोलो। नहीं बोल रहे। ये पढ़ के दिखाओ भाई। रितु ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा, 1 मिनट पढ़ोगे। Yes, sir. पढ़ दो। The Go company is a retailer of larger storage boxes. The company has an annual demand of 11,000 units. The cost incurred each time an order is placed are 200. The carrying cost per unit of the item each month is estimated at $3. The purchase price of each unit is $4. The economic order quantity form, and this is बहुत when बढ़िया, using this formula to find the optimal ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं पढ़ quantity रहा to हूँ, be बहुत बढ़िया ordered, पढ़ो। which the following amount are not included in the calculation. आपको ये बताना है कि ये फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। आपको अभी ये बताना है व्हेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, जब हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, द ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, द ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, which of the following amounts are not included in the calculation? कॉस्ट पर ऑर्डर, ये तो इंक्लूड करेंगे। कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस बताओ इंक्लूड करेंगे या नहीं, नहीं, कहीं है ही नहीं परचेज प्राइस। एनुअल क्वांटिटी यूज करेंगे। तो कौन सी चीज यूज नहीं की, परचेज कॉस्ट। चेक करो, ये क्या था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2ACA अपॉन CH, एनुअल कंजम्पशन, कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट। अब आपको होमवर्क क्या है, सुनना जरा, सब बच्चों सुनना जरा ध्यान से, होमवर्क का समय आ गया। आपके पास जो भी मटेरियल है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे आप व्हाट्सएप में अभी कांटेक्ट करोगे तो लेटेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, वो बता देंगे कहां से मिल रहा है। आपने चैप्टर 8 आज अपने कैपलॉन से ओपन करना है, और मैंने जो कंसेप्ट आपको बताए हैं अभी तक, वो बता दिए मैंने आपको। लास्ट पॉइंट यहां तक बता दिए, रीऑर्डर लेवल तक जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसकी रीडिंग देनी है, और फिर हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने वाले हैं, थोड़े से रीडिंग देनी है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 7 तक सारे पेजेस को ध्यान से पढ़ना है। और मैं नेक्स्ट क्लास में पहले टेस्ट लूंगा, छोटा सा पूछूंगा आपसे कि क्या किया, क्या समझ आया, और आपको रिकॉर्डेड भी देंगे। कुछ क्या सारे चैप्टर्स की मिलेगी, लेकिन टाइम में मतलब थोड़ा सा मिलेगी। अब आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, आप जरा कैमरा ऑन कीजिए, मैं आपकी शक्ल तो देख लूं। मैंने कितने दिन हो गए
आपको देखा तक नहीं। ऋतु अपना कैमरा तो ऑन करो बेटा। सर मेरा कैमरा ठीक नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो?